पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। आप इसे समृद्धि वाला, विकसित भारत वाला बजट बता रहे हैं, विपक्ष इसे कुर्सी बचाओ बजट रविशंकर जी बता रहा है। ऐसे में आपका जवाब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए ना सर, बारिश भी नहीं की है ना आपने मानसून में, मूसलाधार बारिश कर दी है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पर। देखिए अंजना जी, पहली बात, आपने बहुत विस्तार से बजट के प्रमुख बिंदुओं और नए प्रयासों को विस्तृत करके रखा है, तो मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वव्यापी, सर्वग्राही बजट है और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसके केंद्र में गरीब है, किसान हैं, महिलाएं हैं। किसानों और किसानी के लिए जितना बड़ा इसमें रोड मैप है, इतने लाखों करोड़ के पैसे का एलोकेशन है, न्यू सीड्स की बात है, पल्सेस की बात है, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोशन करने की बात है, जहां कोऑपरेटिव को और आगे बढ़ाने की बात है, पूरे खेती में डिजिटल फुटप्रिंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए। एजुकेशन की बात जो आई है और जो खास करके स्वरोजगार, नियोजन, स्किलिंग, इन सब को लेकर के ईपीएफओ हो या प्राइवेट पार्टनरशिप हो या 500 लिस्टेड कंपनी हो, ये तो लगभग 4 करोड़ लोगों को नौकरी देने, स्किलिंग करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आपने कैंसर की बात करी दी तो ठीक है। अब ये बताइए, जो विपक्ष की आलोचना करने आते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनके लिए सरकार बना दें? पहले आप तय कर दीजिए। हम उनके लिए बजट बनाए कि उनकी सरकार बन जाए? क्या मतलब है इसका? जनता ने वोट दिया हमको तीसरी बार, एलायंस के साथ बहुमत दिया हमको। राहुल गांधी इतना प्रयास किए, 100 भी नहीं पहुंच सके। बिहार में आरजेडी को 4 सीट है, हल्ला करते हैं कि हमने बिहार को स्वीप कर लिया। थोड़ा बहुत प्रदर्शन, थोड़ा संतोष न कहिए तो समाजवादी पार्टी का है, वामपंथी साफ है। तो ऐसे में यूपी को थोड़ा छोड़ दीजिए और बंगाल को छोड़ दीजिए और महाराष्ट्र को, तो बीजेपी का परफॉर्मेंस तो हर जगह बहुत जबरदस्त है। बिहार में 40 में 30 जीते हैं कि नहीं जीते हैं? इसलिए वो अपनी बात कहते हैं तो कहने दीजिए। एक बात मैं आपके चैनल पर आज जरूर कहूंगा कि वो अपनी बात तो सब कहते हैं, पीएम को बोलने क्यों नहीं देते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रियतम नेता, नई सदन के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि जाओ डिस्टर्ब करो। राज्यसभा में भी चिल्लाते रहे, बाद में वॉकआउट कर गए। तो आप अपनी बात कहिए, व्यंग करिए, टीका करिए, जवाब भी तो सुनिए। तो जवाब नहीं सुनते हैं, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, मुद्दों पर आप चर्चा करिए। तो बहस की चर्चा में आपके कुछ अच्छे मुद्दे होंगे तो उसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है मामला, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से एस्केलेट किया जा रहा है रविशंकर जी, क्योंकि अब उनका ये कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी बजट है, ये भेदभाव वाला बजट है। आपने बिहार को, आंध्र प्रदेश को दिया है, बाकी राज्यों को नहीं दिया है। कुछ ही देर पहले प्रमोद तिवारी जी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम नीति आयोग की बैठकों का बॉयकॉट करने पर भी विपक्ष सोच रहा है। अब उधर से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उस पर कौन सा छाता निकालिएगा अगर ऐसी स्ट्रैटेजी विपक्ष की बन रही है तो? अरे भाई, तो अंजना जी, ये कौन सी नई बात है? नए संसद का उद्घाटन हुआ, बॉयकॉट किया। प्रधानमंत्री के भाषण का बॉयकॉट किया। मैंने क्या, मैं सब गिनाऊं क्या कितना बॉयकॉट करते हैं लोग? शपथ ग्रहण का बॉयकॉट किया, तो एक बॉयकॉट और सही। ये इन धमकियों से हम परेशान होने वाले नहीं है। पहली बात जान लीजिए, लोकतंत्र चलता है दोनों चर्चा से। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है तो करिए बॉयकॉट। हु केयर्स? आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्लंट अंजना, हु केयर्स? क्या मतलब है इसका? नीति आयोग की बैठक में आज तक ये आए हैं क्या? इनके मुख्यमंत्री आते हैं क्या? ऐसे नहीं चलता देश, ऐसे नहीं चलता। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वो प्लानिंग कमीशन की सारी बैठकों में आते थे। अभी तो देश चलता है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। अब जहां तक सवाल है डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये दोनों हमारे एलाइज हैं। लेकिन आज जब डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात कही तो थोड़ा मैं उसको, मुझे 1-2 मिनट वक्त दीजिए।
ये तो कानून आंध्र प्रदेश के बंटवारे का कांग्रेस लेके आई थी। आपने उसके स्पिरिट को पूरा नहीं किया, उसके स्पिरिट को हम पूरा कर रहे हैं। नया प्रदेश है तो बनना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है अंजना जी, बिहार से आपका भी सरोकार रहा है कई मामलों में। जो नेपाल से नदियां आती हैं तो क्या पूरे बिहार को परेशान करके जाती हैं कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। कोशी, कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये पूरे उत्तर बिहार को सानते हुए चली जाती हैं। अगर वो बाढ़ के लिए सिक्किम में भी काम हो रहा है, बंगाल में भी काम हो रहा है, आसाम में भी काम हो रहा है, उत्तराखंड और हिमाचल में भी काम हो रहा है। अगर पटना पूर्णिया सड़क बनेगी तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में मदद मिलेगी कि नहीं चाइनीज बॉर्डर पर, मुझे बताइए। अगर ये पूरा जो बक्सर भागलपुर बेल्ट है तो क्या ये भागलपुर में रुक जाएगा, आगे भी जाएगा। अगर तिरुपति में पावर प्लांट बनेगा सिर्फ बिहार को ही पावर मिलेगा कि पूर्वी क्षेत्र में भी जाएगा। तो जो पूरी सोच है ना, इस सोच में मुझे पीड़ा होती है। बिहार को जरूरत थी तो किया गया, आंध्र प्रदेश को बंटवारे के बाद जो चीजें बननी थी उसके लिए किया गया। और ये बताइए कि क्या बाकी लोगों को नहीं किया गया है क्या? आप बताइए, देखिए। आप नोएडा में से बात करती है मुझसे, आज पूरे नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कितना आगे बढ़ा है, चर्चा आपसे हम कर चुके हैं। यूपी में कितनी सड़कें बनी हैं, पूरा जो हमारा लखनऊ के आसपास कितने बड़े बड़े वेपन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आर्मी के वेपनाइजेशन के। तो मुझे लगता है कि विकास की इस प्रक्रिया को पूर्णता में देखने की जरूरत है। लेकिन एक डायरेक्ट कनेक्शन तो दिखता ही है ना रविशंकर जी, चाहे जितना भी आप उसको देखने से इनकार कीजिए। हमने आपका 282 वाला बजट भी देखा था, 303 वाला बजट भी देखा और अब 240 वाला बजट भी देख रहे हैं। आपके गठबंधन के साथियों को खुश रखने की एक मजबूरी तो है ही ना सर, जिसकी वजह से ये विशेष दुलार इस बार दिख रहा है। 58.9 हजार करोड़ बिहार और आंध्र प्रदेश 15,000 करोड़ पहली किश्त। अच्छा, आप 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप नहीं देख रही हैं ना, 10 लाख लोन आप नहीं देख रही हैं ना इसके लिए। आज भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया ये भी तो देखिए। एमएसएमई के लिए कितना काम हो रहा है ये भी तो देखिए। डायमंड कटिंग, कैंसर का रोग को कम किया गया, इनकम टैक्स को सरल किया जा रहा है, जो फैमिली पेंशन है उसकी सीमा 50,000 75,000 कर दी गई है, जो टैक्स एट सोर्स करता है उसको भी तो देखिए। तो फिर कहता हूं ये जो पूरी किताब है तो पूरी किताब में देखना चाहिए। क्षमा करें, मुझे बोलना पड़ रहा है। अब मैं बिल्कुल आपकी पॉलिटिकल सवाल का पॉलिटिकल जवाब दूंगा। अपने एलाइज की चिंता हम क्यों नहीं करें अंजना जी, क्यों नहीं करें? क्या समस्या है बताइए? जो हमारे एलाइज हैं, जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं, जो ताल ठोक कर साथ खड़े हैं और जिनके विकास की आवश्यकता है, क्षमा करिएगा, जिनके विकास की आवश्यकता जो मैं बता चुका, और जो विकास सिर्फ बिहार या आंध्र केंद्रित नहीं है, उसका स्पाइरलिंग इफेक्ट बाकी क्षेत्रों में भी पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नोड गया में आता है, या अगर राजगिरी, नालंदा, बोध गया में टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ता है तो पूरे दुनिया के टूरिस्ट आएंगे। खाली गया, मगहा और मुजफ्फरपुर और भागलपुर और बाकी जगहों के लोग आएंगे? बताइए तो, हैं? अज्ञाओं के लोग आएंगे और भोजपुर के लोग आएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना अंजना जी। तो वो टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये बोध गया में स्थिति है, राजगिरी में है। अब जाके पता नहीं आप अंतिम बार राजगिरी कब गई हैं, वहां जैन टेम्पल कितने पुराने हैं। और नीतीश कुमार की तारीफ करूंगा, उन्होंने काफी काम किया है राजगिरी के रिवाइवल में। प्रधानमंत्री नालंदा को खुद ही फॉलो करते हैं कि उसको एक दुनिया के मैप पर लाने की आवश्यकता है। एक मुझे चिंता होती है जो मैं आपसे कह सकता हूं कि बख्तियारपुर खिलजी ने उसको जलाया और अभी भी मेरे कंस्टिट्यूंसी में बख्तियारपुर नाम है। तो शर्म की बात है, चर्चा करना पड़ेगा, कभी रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? वी आर प्राउड ऑफ नालंदा, वी आर प्राउड ऑफ राजगिरी, वी आर प्राउड ऑफ विष्णुपद, वी आर प्राउड ऑफ बोध गया। तो वो बिहार के एसेट नहीं है, वो भारत के एसेट है, ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन की वहां जरूरत भी है। मैं हाल ही में चुनाव में वहां पर गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और बजट की बात पर सरकार को इतनी मजबूती से डिफेंड करने के लिए।